बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल अज़ाज़िल, जिसकी राइटर हैं राबिया ख़ान, उसकी ये 14वीं एपिसोड है। और अभी आप लोगों ने एक एपिसोड पहले सुनी है और एक एपिसोड अभी आप लोगों को मिल रही है। इसी तरह रोज़ाना आप लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ 2 एपिसोड्स मिला करेंगी। तो आप लोग अपना अच्छा सा फीडबैक दिया कीजिएगा और बताया करें कि कैसा लग रहा है आप लोगों को ये नावल। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो वजदान के साथ आज लॉन्ग ड्राइव पर आ निकली थी। बहुत दिनों बाद आज उसकी कार ठीक होकर वापस आई थी और वो उस पुरसुकून सी उतरती रात को वजदान के साथ सड़कों पर ठंडी आइसक्रीम खाते हुए गुजारना चाहती थी। आज की ट्रीट वैसे भी वजदान की जानिब थी, क्योंकि उसके ठीक होने पर वो उससे ट्रीट का वादा कर चुका था। वो आइसक्रीम पार्लर से 2 आइसक्रीम लिए कार की जानिब चला आया था। फिर नाज़नीन को आइसक्रीम उसकी जानिब बढ़ाकर दरवाज़ा बंद करता अंदर आ बैठा। सुकून मिल गया। उफ़क़ से बरसती ठंड तले ठंडी ठार आइसक्रीम खाने का भी अपना ही मज़ा था। वो ज़बान पर रखते ही घुल रही थी और उसकी मिठास ज़िंदगी की तलख़ी को ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर किया करती थी। मैंने आपसे कहा था कि एक बार सब ठीक हो जाएगा तो ज़रूर आपको अपने मसाइल से आगाह करूँगा। उसने गर्दन उसकी जानिब फेर कर आहिस्ता से कहा था। नाज़नीन ने सर इस बात में हिलाकर उसे बोलने का मौका दिया था और फिर वो बोलता गया। पुलिस के तंग करने से लेकर इन गुज़रे आयाम की हर अज़ियत नाज़नीन को कह सुनाई। बस इस आखिरी हल की जानिब बढ़ते हुए वो थोड़ा हिचकिचाया था। और आज ज़ावियार भाई आए थे कॉलेज। उसने बात अधूरी छोड़कर नाज़नीन के चेहरे पर अपनी बात का असर ढूंढना चाहा, लेकिन वो बिना हैरान हुए उसकी जानिब देख रही थी। उन्होंने इस मसले को हल कर दिया। अब मुझे पुलिस कभी तंग नहीं करेंगे। नाज़नीन ने महज हंकारा ही भरा तो वो चौंका। वो अपनी आइसक्रीम का आखिरी चम्मच खाती कप को मरोड़कर बाहर लगे कूड़ादान में फेंककर उसकी जानिब घूमे थे। आपको हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ज़ावियार को मैंने ही भेजा था। वो उसके जवाब पर भग से उड़ा। आंखें फैलाकर उसके पुरसुकून से सरापे को देखा। क्या आप मेरे पुलिस के बारे में जानती थी? उसने आराम से सर इस बात में हिलाया तो वजदान को चंद पल लगे अगला सवाल करने में। आपको कैसे पता चला पुप्पो? मैंने तो कभी आपको नहीं बताया था। वजदान अंसारी, मैं आपको तब से जानती हूँ जब से आप इस दुनिया में आए हैं। मैंने अपने इन हाथों से बड़ा किया है तुम्हें। तुम्हारे हर अमल और रद्द अमल से बाखूबी वाकिफ़ हूँ मैं। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ नागवार और क्या खुशगवार गुजर रही है। जिस दिन तुमने अपना जारहाना रद्द अमल मेरे सामने पहली दफ़ा ज़ाहिर किया था, मैं उस दिन तुम्हारे रवैये को समझ नहीं पाई थी, क्योंकि मैं खुद अंदर से बहुत डिस्टर्ब थी। उसने टिश्यू से हाथ साफ करके चाबी इग्निशन में घुमाई और फिर गाड़ी आगे बढ़ाती हुई कहने लगी, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यकीनन इस रद्द अमल का पहला अमल ज़रूर होगा, वैसे ही जैसे हर अमल का रद्द अमल हमेशा वजूद रखता है। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें माफ़ कर देती तो तुम फिर से वही सब करने में थोड़ी कम हिचकिचाहट महसूस करते। मुझे तुम्हें बावर करवाना था कि तुमने जो किया गलत किया। ये एक तरह की तनबीह थी ताकि तुम आइंदा ऐसे किसी भी अमल से परहेज़ करो। संजीदगी से बिना लचक के कहती वो नाज़नीन ही मालूम होती थी। वो सांस रोके पलक झपकाए बिना उसे सुन रहा था। लेकिन मैं तुम्हारी जानिब से गाफिल नहीं थी। मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे कॉलेज गई थी। मैंने तुम्हारे क्लासमेट से तुम्हारी सरगर्मियों की बाबत पूछा और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम क्यों इतने अजीब और रूखे होते जा रहे हो। बाकी की कहानी तुम जानते हो। मैं इस मसले को जाकर खुद हल करना चाहती थी, लेकिन मुझे ज़ावियार ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि वो ज़बान के अलावा हाथों की ज़बान से भी बाखूबी वाकिफ़ था। फिर कुछ मेरी तबीयत भी पिछले अरसे में ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं जा सकी। लेकिन ज़ावियार ने मुझे मायूस नहीं किया। उसके जानिब की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। चंद पल गाड़ी में खामोशी सी फैल गई थी। वजदान को समझ न आया कि वो बात का आगाज़ कहाँ से करे। सॉरी, मैं आपको बस बताने ही वाला था। मुझे मायूसी हुई थी जब तुमने मुझे नहीं बताया। क्या मैंने कभी तुम्हें मायूस किया है? मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे अमल पर सरजनिश और अच्छे अमल पर सराहूँगी, क्योंकि अपनों के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पुप्पो। उसने एक निगाह साथ बैठे लड़के पर डाली, फिर हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में दुनिया जहान की नरमी थी। कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसे किसी भी अमल से परहेज़ करना। वजदान खुलकर मुस्कुराया था। ये तो तय था कि आज उसके दांत अंदर नहीं जाने वाले थे। यकदम ही उसे रमीज़ का कॉलेज आना याद आया तो वो चौंक कर रुक सा गया।
लब खोल कर नाज़नीन को बताना चाहा लेकिन बता नहीं सका। अनदेखी सी जंजीर ने उसे रोक लिया था। फ़ौरन सर झटक कर उसने बात का रुख तब्दील करना चाहा था। ज़ावियार भाई का अंदाज़ मुझे बिल्कुल हरम भाई जैसा लगा फूफो। पीछे से मदद करने वाला अंदाज़, कितने कूल है ना दोनों। हरम के जिक्र पर नाज़नीन के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ढीले से पड़ गए थे। वजदान की बात पर उसके दिल में गिरा सी बनने लगी थी। एक जैसे कैसे? उसने मोड़ काटते हुए सरसरी सा पूछा तो वो पुरजोश सा बताने लगा। पहली बात, दोनों हम उम्र हैं, खासे मंझे हुए और ज़ीरक हैं। जो नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं, बस एक बात मुख्तलिफ है। हरम भाई का अंदाज़ खासा पेचीदा था। वो अपने काम में किसी भी झोल को बर्दाश्त नहीं करते, जबकि ज़ावियार भाई का अंदाज़ बेनियाज और मगरूर था। जैसे अगर उनका कवर खुल भी गया तो उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना था। और वो एकदम ही हंसती थी। ज़ावियार का चेहरा बेसाख्ता ही नज़रों के सामने घूमा था। दोनों अजीब तरह से एक जैसे लगते हैं। ज़ावियार भाई आपके स्टूडेंट हैं ना? क्या वो कभी हरम भाई से मिले? और नाज़नीन को उन दोनों की पहली यादगार मुलाकात याद आ गई थी। कैसे बच्चों की तरह घूर रहे थे वो दोनों एक दूसरे को। मिल चुके हैं दोनों। खासी खुशगवार और यादगार मुलाकात रही थी दोनों की। अच्छा, यादगार और खुशगवार कैसे? खुशगवार ऐसे कि वो दोनों एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा ही नापसंद करते हैं, और यादगार ऐसे कि वो दोनों लाइब्रेरी में आमने सामने बड़ा जमान यूँ बात कर रहे थे गोया वहाँ तन्हा बैठे हों। वजदान को ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। 2 वजी और टक्कर के लड़के एक दूसरे को अच्छे लग भी कैसे सकते थे? ऐसे आपको ज़्यादा किसका अंदाज़ मैच्योर लगता है? दोनों का। दोनों अपनी अपनी जगहों पर मैच्योर हैं। उसने कार घर के सामने रोकी और फिर सीट बेल्ट खोलती बाहर निकल आई। वजदान भी बाहर चला आया था। वो चुप चुप सी महसूस हो रही थी उसे। उसने मज़ीद उसे कुरेदना दुरुस्त नहीं समझा और फिर शब खैर कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ा गया। वो अपने कमरे में चली आई थी। फिर सिंघार आईने के सामने रखी कुर्सी पर आ बैठी। बेदिली से सामने नज़र आता सरापा देखा। खुले से आबाल फिसल कर कंधों पर गिर रहे थे। दोधिया चेहरे पर खामोशी थी और स्याह आंखें किसी ख्याल के ज़ेरे असर लग रही थी। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और उसे निगाहों के सामने किया। अब उसका अंगूठा मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट्स को सर्च कर रहा था। यकायक वो एक अजीब से नाम पर ठहर सी गई। अब्रू नासमझी से सुकड़े। प्यारा लड़का के नाम से एक नंबर महफूज था और वो एकदम ही गहरा सांस भर गई थी। उसका मोबाइल हरम के पास रहा था पिछले 2 दिनों। यकीनन अपना नंबर इस नाम से महफूज करने वाली हरकत उसी की थी। उसे अब के हंसी भी नहीं आ रही थी। अगले ही पल उसने लब आपस में मस किए और फिर उस नंबर पर अंगूठा रखे फ़ोन कान पर लगा गई। निगाहें एक बार फिर से सिंघार आईने में नज़र आते अक्स पर फिसली थी। फ़ोन उठा लिया गया था और यकीनन वो उसे पहचान भी गया था, लेकिन उनमें से कोई भी ना बोला। सॉरी, लेकिन और इज़्ज़त अफजाई करना बाकी रह गई है क्या? उसकी खफा खफा सी आवाज़ स्पीकर में गूंजी तो वह उदासी से मुस्कुरा दी। अपनी सख्त कलामी पर उसे उस समय बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। ये वो लड़का था जो बहुत सख्त औकात में उसकी मदद करने चला आया था। ये वो लड़का था जिसने उसे सब कुछ जानकर भी मकरू नहीं गर्दाना था। वो उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त हो गई थी। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुम ठीक हो? जल्दी में जाने क्या निकल गया था उसके मुंह से, कहकर उसने जल्दी से आंखें मींची थी। आप लड़कों से दोस्तियां नहीं करती? एक बार फिर उसे याद दिलाया गया था। वो तो मैं अब भी नहीं कर रही। फिर रात के इस पहर कॉल करने का मकसद? पहली दफ़ा उसने होंठ दांतों तले दबाकर बात का आगाज़ किया। थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे। आपको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा कब नहीं आता मिस नाज़नीन? वो हंस पड़ी थी। उसकी हंसी पर दूसरी जानिब मौजूद हरम ने आंखें बंद की। इस हंसी को वो हमेशा के लिए अपनी समात में कैद करना चाहता था। क्या अब तुम भी तंज करोगे? बिल्कुल नहीं। आपकी पसंदीदा जॉब मैं कैसे कर सकता हूँ? हरम, वो उसके खफगी से टोकने पर वो जो कुछ कड़वा सा कहने लगा था ठहर सा गया। जब वो उसे खफगी से टोकने के लिए हरम कहती थी, उफ, कितना अच्छा लगता था उसके मुँह से अपना नाम सुनना। जी। खफगी घुलकर अनका हो गए होने लगी थी। वो बालकनी में खड़ा ठंडी हवा के बायस जम रहा था, लेकिन उस यख हवा में नाज़नीन की नरम सी आवाज़ ने हर जानिब सुकून सा तहलील कर दिया था। वो चाह कर भी इस कॉल को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मैं पिछली दफ़ा ज़्यादा बोल गई थी। मैं आपको ऐसे माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी। क्या मतलब? नाज़नीन ने नासमझी से
मोबाइल को कान से हटा कर देखा था। दूसरी जानिब हरम ने गहरा सांस लिया। आपको मेरे घर आना पड़ेगा। और वो भग से उड़ी थी। फैली आंखें लिए अपना सरापा देखती वो मुताज्जिब हुई। क्या? क्यों? पहले आप वादा करें कि आएंगी। मैं ऐसे ही वादे नहीं किया करती, सो माजरत कबूल करनी है तो करो, नहीं तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। उसका अंदाज़ पलट आया था। दूसरी जानिब वो गड़बड़ाया। मेरे घर में कदीम सी लाइब्रेरी है डैड की, बहुत खूबसूरत और अजीम। आप इस फील्ड की माहिर हैं। क्या एक दिन के लिए यहाँ आकर मुझे किताबों के साथ वक्त गुजारना नहीं सिखा सकती आप? नहीं हरम, मैं नहीं आ सकती। क्यों? शाइस्ता मामी के साथ चलती चपकलिश से तो मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन क्या मॉम के साथ भी आपकी कोई हिस्ट्री रही है? उसके इस्तफार पर वो चंद पल लब काटती रही। रोहेला के साथ मामलात कभी भी गमगीन नहीं हुए थे, क्योंकि वो कभी उनकी ज़िंदगियों में दखल अंदाजी दिया ही नहीं करती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ सकती। उसके जवाब पर वो चंद पल बिल्कुल चुप सा हो गया था, ऐसे जैसे नाज़नीन के जवाब ने उसे हर्ट कर दिया था। फिर आहिस्ता से बोला, ओके। फिर मैंने सोचा था कि आपको वो डायरीज़ दिखाऊंगा जो जावेद अंकल की थी। क्या आप जानती हैं कि जावेद अंकल की बहुत सी हैंड रिटन डायरीज़ हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं? और नाज़नीन अंसारी के ऊपर तना आसमान लम्हे भर को ठहर सा गया था। डायरीज़? पापा की डायरीज़ जो वो बहत्तरे बार अपने सामान में ढूंढ चुकी थी। वो डायरीज़ जो कभी उससे मिली ही नहीं थी। वो सुहेल और रीबी की लाइब्रेरी में मौजूद थी, क्योंकि जावेद और सुहेल के ताल्लुकात खासे खुशगवार थे। सब्ज़ा ज़ार की जानिब खामोशी से देखता हरम जानता था कि उसने नाज़नीन के पास मज़ीद कोई चॉइस नहीं रहने दी थी। बगैर किसी ठोस वजूहात के काम करना उसका तरीका था ही नहीं। नाज़नीन को जवाब देने में वक्त लगा था। आधा घंटा। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आ सकती हूँ हरम, लेकिन किसी भी बदमज़गी के ज़िम्मेदार तुम होगे, क्योंकि पुप्पो के साथ मेरी कोई तारीख़ रही हो या नहीं, लेकिन हमारे ताल्लुकात कभी भी बेतकल्लुफ़ नहीं रहे। आधा घंटा बहुत है, बस आप आ जाइए, कोई बदमज़गी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। वो पुरजोश सा बोल रहा था। उसने गहरा सांस भरकर फ़ोन कान से हटाया और फिर खामोशी से भारी दिल लिए बिस्तर की जानिब चली आई। जावेद का मुशफ़िक चेहरा निगाहों के सामने लहराया तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। जावेद को डायरीज़ लिखने की आदत थी। वो अपने गुज़रे दिनों की रुदाद लिखने की आदी थी, लेकिन इस घर को छोड़ने के बाद उन्हें सुहेल के घर जाने का भी मौका न मिल सका और वो अहम सरमाया नाज़नीन की पहुंच से हमेशा दूर ही रहा। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर कनपटी में जज्ब हुआ था। इतने दिनों बाद वो बाबा के लिखे को फिर से महसूस करने जा रही थी। वो लफ्ज़ जो बाबा ने अपने हाथ से लिखे थे, उसका दिल मचलने लगा था उन अल्फाज को महसूस करने के लिए। दूसरी जानिब हरम अब तक सब्ज़ा ज़ार को तक रहा था, बिल्कुल खामोशी के साथ। फिर वो पढ़ गया। उसे उन डायरीज़ को नाज़नीन से पहले पढ़ना था। आज छुट्टी का दिन था और मौसम भी खासा खुशगवार हो रहा था। सुरमई सा अंधेरा हर सू फैला हुआ था और खनक सी मदम हवा के बायस हर शय गोया अपनी नरम गरम सी तबीयत को ठंडे खौल में मकीद कर गई थी। वो खामोशी से गेस्ट रूम में बरा जमान हरम के नमूदार होने का इंतज़ार करने लगी। इस कॉल के बाद आज तीसरे दिन वो उसके घर चली आई थी। वो यूनी की मज़ीद छुट्टियां कर नहीं सकती थी, तो बेहतर यही था कि इतवार का दिन ही तय किया जाता इस मुलाकात के लिए। यकायक दरवाजे में रोहेला नमूदार हुई। फर्बी वजूद के बावजूद भी नफीस से लिबास में मलबूस, बालों को जूड़े में कैद किए वो खिली खिली सी मालूम हो रही थी। उसने उठकर सलाम किया तो वो आगे बढ़कर उसे गले लगाने लगी। वो उनके अंदाज पर ठठक सी गई थी। शायद उन्हें हरम ने पहले से ही उसकी मौजूदगी के बारे में आगाह कर रखा था। उसके रुखसार ऐसे मिलाप पर सुर्ख हुए थे। उसे याद नहीं था कि आखिरी दफ़ा उसने किसको ऐसे गले कब लगाया था। वो उससे अलग होकर उसे सामने लगे सोफ़े की जानिब बैठने का इशारा कर गई थी। वो भी पुरतकल्लुफ़ सा अंदाज लिए बैठ गई। गहरे नीले रंग के लिबास में उसका दोधिया सरापा दमक रहा था। स्याह बालों को हस्बे आदत खुला छोड़े वो उनके सामने बैठी हुई थी। सोफ़िया और वजदान कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई साथ? उससे मामूल के सवालात करने के बाद वो बोली तो उसने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया। पुप्पो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती अब, और वजदान अपने मेडिकल की तैयारी में इतना मसरूफ़ रहता है कि उसे कहीं भी आने जाने का वक्त नहीं मिलता। पुरतकल्लुफ़ अंदाज, संजीदा चेहरा, नाज़नीन ही थी बिलाशुबा वो, जो किसी के साथ भी बआसानी आरामदेह नहीं हुआ करती थी। रोहेला ने समझकर सर अस्बात में हिलाया था। मुझे हरम ने बताया था कि जावेद भाई की डायरीज़ हमारे पास मौजूद हैं।
جی مجھے وہ کبھی بھی اپنے سامان میں نہیں ملی، وہ یہاں تھی۔ ٹھیک، لیکن حرم اور تمہارے درمیان دوستی کیسے ہوئی؟ اور یہ تھا وہ انداز جس سے بچنے کے لیے وہ اس جگہ آنے سے کترا رہی تھی، لیکن روہیلا کا لہجہ بالکل بھی مشکوک نہیں تھا، وہ طنز نہیں تھا، شاید وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ 2-3 دفعہ یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی حرم سے، بس۔ حرم کی طبیعت بہت دوستانہ ہے، میں اس 2-3 دفعہ کی ملاقات میں پروان چڑھتی تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ سکتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو اس نے بھی جواباً سر اس بات میں ہلایا۔ اگلے ہی پل ثانیہ بھی اندر چلی آئی تھی، پھر اس سے بہت گرم جوشی کے ساتھ ملی۔ وہ پہلے بھی اس سے رمیز کے بیٹے کی شادی میں مل چکی تھی۔ حرم نے شاید سب کو ہی اس کی آمد کا پتہ دے دیا تھا، یہ لڑکا بھی نہ۔ ثانی بچے، نازنین کو لائبریری تک لے جاؤ، مجھے اور تمہارے ڈیڈ کو نکلنا ہے پھر۔ ثانیہ نے سر اس بات میں ہلا کر جی کہا اور پھر مسکرا کر نازنین کو ساتھ لیے آگے بڑھ آئی۔ ساتھ وہ اسے روہیلا اور سہیل کے اچانک گھر سے جانے کی تفصیل بھی بتا رہی تھی۔ سہیل کے خاندان میں اچانک ہی کسی کا انتقال ہو گیا تھا، انہیں جلد ہی جلد اپنے آبائی گاؤں پہنچنا تھا۔ وہ اس کی تفصیلات پر سر اس بات میں ہلاتی ساتھ چل رہی تھی۔ زینے عبور کرنے کے بعد راہداری کو پار کرتے ہوئے وہ دونوں اب کے لائبریری کے دروازے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ ثانیہ نے دروازہ دھکیلا اور پھر مسکرا کر واپس پلٹ گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی اندر چلی آئی۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی لائبریری کا ہونا چاہیے تھا۔ اونچے شیلفز پر دنیا جہان کی کتابیں مخصوص ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، آگے پیچھے کتابوں کے شیلف ہی شیلف تھے۔ کچھ آگے جا کر اسے حرم نظر آیا۔ وہ جینس پر سویٹر پہنے ہوئے تھا، سیاہ سویٹر کے وی گلے سے اس کی سفید شرٹ کا کالر نکلے ہوئے تھے، سویٹر کی آستینیں پیچھے کی جانب کیے۔ وہ شاید کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا، مگر جس طرح وہ کتاب ڈھونڈ رہا تھا اس طرح تو اسے اپنی مطلوبہ کتاب ساری زندگی نہیں ملنی تھی۔ جب کتاب تلاش کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے موضوع ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر تم ذہیم ادب کے شیلف میں نسیم حجازی کی رقم کی گئی تاریخ ڈھونڈو گے تو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اس کی آواز پر بے اختیار پلٹا تھا۔ نازنین کو ہاتھ میں پکڑی کتاب دیکھی اور پھر اسے، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ لڑکی کو۔ اس کی زبان سے بے ساختہ ہی پھسلا تھا۔ وہ جو اپنا پرس ٹیبل پر رکھ رہی تھی ناسمجھی سے اس کی جانب پلٹی۔ لڑکی کو لائبریری میں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ اسے ناسمجھی سے تک رہی تھی۔ حرم نے سر گھسایا۔ کیا لڑکی کو لائبریری میں نہیں تلاشا جا سکتا؟ اس نے جھیم کر اپنی خفت مٹانی چاہی تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ آئی، پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی۔ اگر کوئی لڑکی تلاش کرنی ہے تو شاپنگ سینٹر یا بیوٹی سیلون میں جا کر پڑتال کرو، لائبریری درست جگہ نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکی مجھے صرف لائبریری ہی میں مل سکتی ہے، اس نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ کر کتاب ہلکے سے اس کے سر پر ماری۔ حرم کے لب مسکرائے تھے۔ تم مجھے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ نہیں، آپ اس لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پائیں گی، میں خود ہی اسے تلاش کر لوں گا۔ وہ ابھی اس کی باتیں نہیں پکڑ سکتی تھی، اس لیے کندھے اچکا کر ایک شیلف کی جانب بڑھ آئی۔ اچھی ہے تمہاری لائبریری، بہت کتابیں اور ذرا قدیم سا ٹچ بھی ہے، جیسے بہت وقت پہلے اسے بنایا گیا ہو۔ آپ کا اندازہ درست ہے، اسے بنے خاصا وقت ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کا فرنیچر وغیرہ تبدیل کر کے اسے جدید سا ٹچ دینا چاہا، لیکن قدیم کتب کا سحر آپ کو ہر پل یہاں بخوبی محسوس ہوگا۔ وہ ایک شیلف کے ساتھ لگی اسے سن رہی تھی۔ حرم کو یکدم کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ اٹھا، پھر قریب ہی شیلف پر اوپر کی جانب رکھی 2-3 ڈائریز لیے اس کی جانب بڑھایا۔ نازنین کی ساری بے نیازی انکا ہو گئی تھی۔ اس نے بے تاب ہو کر ان ڈائریز کو تھام لیا تھا۔ وہ بابا کے ہاتھ سے لکھی گئی تھی، وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ آپ وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں جب تک میں اپنے لیے کتاب لے کر آتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور قداور سی شیشے کی کھڑکی کے ساتھ لگی میز کی جانب بڑھائی۔ اس کے ہاتھوں میں ان ڈائریز کے صفحے اڑتے وقت عجیب سی لرزش در آئی تھی۔ وہ بس ایک ہی نگاہ میں سب کچھ پڑھ لینا چاہتی تھی۔ حرم بھی کرسی کھینچتا اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ سرمئی بادلوں کے عکس میں وہ اس کے سامنے بیٹھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کتاب بند ہی رہی۔ ان سیاہ گھنگھور پلکوں کی چھاؤں رخساروں پر سجدہ ریز تھی۔ کیا وہ ایسے وقت میں کسی اور کتاب کو پڑھنے کا رسک لے سکتا تھا؟ یکدم ہی نازنین نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا اسے۔ تم پڑھ نہیں رہے؟ پڑھ تو رہا ہوں۔ نازنین نے اس کے سامنے رکھی بند کتاب کی جانب دیکھا، پھر اس کی آنکھوں نے حرم تک سفر کیا۔ لیکن کتاب تو بند ہے۔ کھلی تو ہے کتاب۔ وہ بنا جھجکے بہت آرام سے اسے لاجواب کر گیا تھا۔ نازنین کے ابرو ناسمجھی سے سکڑے۔
तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब। उसकी आवाज़ सुरमई बादलों की जानिब बोझल थी। कदीम लाइब्रेरी में मौजूद बूढ़ी किताबों ने अबरू उठाकर उन दोनों की जानिब देखा था। भूरी आंखों में बहुत गमगीन मुस्कुराहट उभरी थी। उसने उस लड़की का मज़ीद इम्तिहान लेना मुनासिब न समझा। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि नेचर की किताब, क्योंकि जो किताबें मेरे सामने मौजूद हैं मुझसे ऐसी किताबें नहीं पढ़ी जाती। और नाज़नीन अंसारी ने गहरा सांस लिया था। वो उसके अंदाज़ पर लम्हे भर को ठटक गई थी। हरम ने खुद को सरजनिश किया। ठीक है कि वो उसकी बातों को पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो उसे समझ न सकती। इस लड़की को बातों की तह तक पहुंचने में बहुत कम अरसा लगा करता था। भाई, सानिया की आवाज़ पर वो दोनों पलटे थे। उसके चेहरे का रंग हद दर्जा सफ़ेद था और हाथ कपकपाहट का शिकार थे। खैरियत? वो उठ खड़ा हुआ था। वो आपका दोस्त हैदर, वो आपको बड़ी मामी बुला रही हैं। उसकी आवाज़ में ऐसी लर्जिश थी कि नाज़नीन हैरान हुए बिना न रह सकी। किसी अनहोनी के एहसास ने उसे अगले ही पल घेर लिया था। हरम उठकर सानिया के साथ बाहर की जानिब बढ़ा तो वो खुद को उनके पीछे जाने से रोक नहीं पाई। कुछ था सानिया की आवाज़ में जो उसे चौंका गया था, मगर लाइब्रेरी से कदम बाहर निकालते ही उसके पैर जंजीर हो गए थे। उसे शाइस्ता की आवाज़ ने बर्फ़ कर दिया था। ये कौन आदमी है हरम? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? इस आदमी ने से तुम मेरी बेटी की शादी करने का कह रहे थे? वो गुस्से से फटी आवाज़ लिए अधेड़ उम्र शख्स की जानिब इशारा करती बोली तो उसने कपकपाते हाथों से आगे बढ़कर रेलिंग से नीचे झांका। उसका हलक ख़तरनाक हद तक खुश्क हो चुका था। दिल डूब कर उभरने लगा था। अबीहा बुत बनी सोफे पर बड़ा जमान थी। नैना और सानिया सहम कर एक जानिब खड़ी थी। शाइस्ता तैश से मुठ्ठियाँ बेंचे कपकपाते वजूद को संभालने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। ऐसे में सिर्फ हरम था जो आराम से हैदर के सामने सोफे पर बैठा हुआ था, टांग पर टांग रखे, महजूज नज़रों से शाइस्ता को देखा हुआ। भाई, यही लड़का है हैदर नकवी। बहुत ही नेक इंसान है। खुदा का दिया सब है इसके पास, बस एक अच्छी लड़की की कमी है। हमारी अबीहा की जोड़ी तो हैदर के साथ बहुत जचेगी। जहाँ शाइस्ता की निगाहें पथराई थी वहीं उसकी गिरफ्त रेलिंग पर सख्त हो गई। उसकी हथेलियाँ पसीज गई थी। हलक में सांस अटक रहा था। मंजर वही था, बस हरम ने किरदार बदल दिए थे। इतनी हैरत की क्या बात है मामी? तुम ये क्या कर रहे हो हरम? शाइस्ता को शदीद उससे इतनी सफाकियत की उम्मीद नहीं थी। उसने मुस्कुराकर अबरू उठाए थे। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मामी? सिर्फ उम्र ही का तो मसला है ना। तो आजकल उम्र कौन देखता है? सब गरम जेब और बैंक बैलेंस ही देखते हैं। ये अल्फाज इतनी बुरी तरह शाइस्ता पर पलट आएंगे, इसका उसे गुमान भी नहीं था। ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी लड़की का पूरा वजूद बर्फ बनता जा रहा था। उसके हाथ काम से गए थे और काम तो नीचे खड़ी शाइस्ता अंसारी भी गई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी अबीहा के साथ ऐसा नहीं कर सकते हरम। ऐसी क्या खराबी है हरम में? उसने अबीहा की आंख से फिसलते हद तक के आंसू को बेतासुर निगाहों से देखा था। फिर सवालिया निगाहें शाइस्ता की जानिब फेरी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो हैदर और उसके साथ बड़ा जमान उसकी बहन को देखकर घर आई थी। हैदर अगले ही पल अपना कोट दुरुस्त करता उठ खड़ा हुआ था। हरम भी उसके साथ ही उठा। फिर शाइस्ता की जानिब सर सी मुस्कुराती आंखों से देखा। याद रखिएगा मामी कि जिन लड़कियों पर पहले से मुंह मारा गया हुआ हो उन्हें कोई नहीं पूछता। ये लफ्ज़ मेरे नहीं हैं और आप जानती हैं कि ये लफ्ज़ किसके हैं। शाइस्ता के चेहरे पर किसी ने बलीचा पूरी कुव्वत से दे मारा था। हैदर लाउंज पार करके अपनी बहन के साथ आगे बढ़ा तो वो सोफे पर गिर सी गई थी। हरम ने एक आखिरी अचटती निगाह उस पर डाली थी, फिर पलट गया। वो जेबों में हाथ डाले इंतहाई सुकून से ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन फिर जीनों के आखिरी सिरे पर ठहर सा गया। वो सामने खड़ी थी, नीले लिबास में मलबूस, सुर्ख आंखें लिए। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर ठंडे फर्श पर गिरा था। हलक आंसू के बाइस इतना तंग हो रहा था कि उसे दर्द होने लगा। उसने लब खोलकर कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज ने साथ नहीं दिया। वो आगे बढ़ आया था, फिर उससे चंद कदम के फासले पर ठहर सा गया। नाज़नीन के आगे हर मंजर पूरी आबोताब के साथ चलने लगा था। उसका हर अमल, हर बात। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी। वो इस हरम को पहचान नहीं पा रही थी। 18 साल बाद की गई पेशन गोइयाँ सच साबित हो गई थी। वो 2 कदम पीछे हटी। हरम ने उसके कदमों को बगौर देखा, फिर उसे। वो उससे दूर जाना चाहती थी, उस लड़के से जो उसका हर बदला ले रहा था।
उसे मसीहाओं से खौफ आता था, उसे उससे भी खौफ आया था। पीछे लाइब्रेरी में खुली डायरी के सफ़ात फड़फड़ाने लगे, उन पर लिखे अल्फाज जगमगाने लगे थे। और अनकरीब वो नमूदार होने वाला है, वही जिसे उसके बड़ों ने गिरे हुए फरिश्तों का नाम दिया था। उसके मिलने पर उसकी स्याही से घबरा कर ना भागना, क्योंकि वो अक्स होगा तुम्हारा, मेरा, हर उस जुल्म का जो सरजद हो चुका है। एक दिन कबल वो शाइस्ता और रोहेला से रिश्ते की बाबत गुफ्तगू करके ऊपर चला आया था। उसने कमरे में दाखिल होने से कबल एक बार रुख फेरकर रेलिंग से नीचे झांका था। उन तीन बेखबर नफूस को देखकर उसे कमीनी सी मुसरत का एहसास हुआ था। हैदर नकवी महज उसका जानने वाला था, उसके कोई ख़ास लगाव और गहरी दोस्ती नहीं थी उसकी, लेकिन वो बिल्कुल शुजा की उम्र का कसरती बदन वाला बंदा था। सर के बाल आगे से ज़रा उड़े उड़े और नकूश वाजबी से थे, एक परफेक्ट मैच अबिहा के लिए। ये बदला उसने उसी दिन तय किया था जिस दिन उसने अबिहा और नैना को नाज़नीन की हालत ज़ार का मजाक उड़ाते हुए सुना था। ये एक बिलाशुबा बहुत बेरहम चाल थी, लेकिन उसे ज़रा भर भी अफसोस नहीं था। ऐसा था तो फिर ऐसे ही सही। उसे उस लड़की की ज़िंदगी के दायरा कार से उन लोगों को बाहर निकालना था। वो उन्हें एक ऐसा सबक देना चाहता था जो वो चाहकर भी फरामोश न कर पाते। उसने हैदर को सारी तफसीलात से आगाह कर दिया। वो औरत जो उसके साथ इस सारे किस्से में उसकी बहन बनकर नमूदार हुई थी, वो भी एक अदाकारी थी। उसने भी ऐसा ही तमाशा लगाना था जैसा तमाशा शाइस्ता ने नाज़नीन के सामने लगाया था, और उसने ये सब रोहेला और सुहेल के सामने इंतहाई बेशर्मी से पेश करने का फ़ैसला किया था। वो उन्हें ख़ानदान भर के सामने एक ऐसी ज़िल्लत से दो चार करना चाहता था जो उन्हें कभी ना भूलती, लेकिन फिर ऐसा ना हो सका। रोहेला और सुहेल को इमरजेंसी के बायस आबाई गाँव की जानिब सफ़र करना पड़ा और उसके लाया अमल पर पहली ज़रबा लगी। दूसरा मसला था नाज़नीन को अपने घर बुलाना। वो उसे किसी भी तरह बस यहाँ आने पर राज़ी करना चाहता था, लेकिन वजह नाज़नीन के यहाँ बिला झिझक चले आने की क्या वजह हो सकती थी भला? और अगर कोई ठोस वजह नहीं थी तो उसे वो वजह घड़नी चाहिए थी। उसे सुहेल और जावेद के खुशगवार ताल्लुकात का इल्म रोहेला के ज़रिए हो चुका था, इसीलिए उसने सुहेल को मज़ीद कुरेद कर कुछ बातें जावेद के बारे में बरामद कर ही ली। उसे जावेद के हाथ से लिखी गई डायरी की बाबत सुहेल से कुछ हल्का फुल्का मालूम हो चुका था। बाकी काम आसान था। उसने पहले सुहेल का वार्डरोब छान मारा, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी शय मौजूद नहीं थी। अगली जगह स्टडी हो सकती थी। वो उधर चला आया और उधर हस्बे तवक्कुल से जावेद की डायरीज़ मिल ही गई। वो उसे यूं ही छोड़कर अपने कमरे में चला आया था। उसे पहले नाज़नीन को कॉल करके यहाँ आने पर आमादा करना था, और उसके पास वजह भी ऐसी थी कि वो चाहकर भी इनकार न कर पाती। नाज़नीन की जज्बाती और नफ्सियाती हालत समझकर उससे यही एक फ़ायदा हुआ था कि वो उसे जैसे चाहता ट्रिक कर सकता था। आखिरकार उसकी मेहनत उसके लिए फ़ायदा मंद साबित हो रही थी। उसने यूं ही फ़ोन निगाहों के सामने करके नंबर डायल करना चाहा तो नाज़नीन कॉलिंग उसके मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर जगमगाने लगी। वो मोहतात हो गया, लेकिन वो लड़की शायद अपने सख्त रवैये पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, कुदरत ने गोया उसके लिए रास्ता खुद ही खोल दिया था। अब बस उसे किसी तरह नाज़नीन को यहाँ तक आने के लिए कायल करना था, और मतवक्के तौर पर वो जावेद का नाम सुनकर अगले ही पल राज़ी भी हो गई थी। उसने फ़ोन रखा और फिर लाइब्रेरी की जानिब चला आया। उसे नाज़नीन से पहले उन डायरीज़ को पढ़ना था। वो उसे अभी किसी भी हसास मवाद तक रसाई देने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि नाज़नीन फितरतन चाहे कितनी भी संजीदा और समझदार हो जाती, उसके जज्बाती रद्द अमल देने वाली आदत बहरहाल बहुत कुछ बिगाड़ने का मौजिब बन सकती थी। और अभी किसी भी रिस्क लेने का वक्त नहीं था, अभी तहकीक का वक्त था, और इन्वेस्टिगेशन बहुत खामोशी से की जाती है। उस पर निगाहें पड़ने के साथ ही मामलात बिगड़ने का खदशा हो सकता था। उसने पहली डायरी में कुछ भी काबिले एतराज़ नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी और खस्ता डायरी ने उसके माथे पर बल ज़रूर डाल दिए थे। उस डायरी में मबहम बातें की गई थी। इधर नाज़नीन के ट्रॉमा के बाद के हालात को कलम बंद किया गया था। रमीज़ और शाइस्ता के रवैये, मुबीन की तनबीह, तलहा की बगावत, वो ये सब पढ़कर हैरान रह गया था। उस पर उस दिन आशिकार हुआ था कि तलहा ने कहाँ से इस तंजीम को गले लगाया था, लेकिन फिर मज़ीद उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। रमीज़ का तनाव तो बहरहाल जावेद को भी हर एक की तरह महसूस हुआ था, लेकिन मज़ीद किसी भी वजह का वजूद वहाँ मौजूद नहीं था। यानी जावेद को रमीज़ की सरगर्मियों का अंदाज़ा ही नहीं था।
डायरी एक अधूरे से मोड़ पर ठहर गई थी, गोया जावेद को मज़ीद लिखने का मौका ही न दिया गया हो। उसने डायरी के अगले पिछले सफ़े उल्टे और फिर हैरत से एक जगह ठहर सा गया। एक जगह किसी के नमूदार होने की पेशन गोई की गई थी और उन अल्फाज पर खून के बहुत से कतरे गिरे हुए थे। वो कतरे खुश्क हो चुके थे, यानी जावेद ने वो इंतहाई कर्बनाक हालत में लिखा था। किसके नमूदार होने की बात की जा रही थी भला? क्या जावेद ने किसी को नाज़नीन की हिफाजत का कहा था? क्या ये वही शख्स था जिसने तालुत को उसे असाइनमेंट देने का हुक्म दिया था? और उसे लगा गोया उसके सर पर आसमान घूम रहा हो। जावेद उस एक बंदे को जानता था। जावेद ने अपनी जायदाद उस पहेली के सपुर्द इसीलिए की थी कि ताकि वो हरम अपने मतवक्के वक्त पर नमूदार होकर उस पहेली को सुलझाए। यानी वो घोस्ट भी इस पहेली से वाकिफ़ था। उस पर बहुत कुछ ही लम्हों में आशिकार हो गया था। जावेद और वो घोस्ट एक दूसरे को अगर जानते थे तो ये बात वाज़ेह थी कि तालुत को उसे ख़ास मौके पर काम देने का क्यों कहा गया था। उसने डायरी का वो खून आलूद सफ़ा वैसे ही रहने दिया। वो नाज़नीन को चौंकाना चाहता था। अभी वो डायरी को बंद करके एक जानिब रखने ही लगा था कि ठहर सा गया। उसके कथई से मोटे लेकिन खस्ता गत्ते के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, मीठा मीठा सा कोई नाम। उसने आंखें सुकेड़कर उन मीठे अल्फाज को पढ़ना चाहा। वो 2 लफ्ज़ थे, 16 सदी। उसने नासमझी से उन अल्फाज को दोहराया, लेकिन कुछ भी वाज़ेह ना हो सका। जब लफ्ज़ का मुअम्मा उससे हल ना हो सका तो उसने डायरी एक जानिब डाली और फिर बाहर चला आया। एक आखिरी काम बचा था, वजदान से बात करने का काम। रिश्ते वाले दिन नाज़नीन और शाइस्ता के दरमियान का मुकालमा महज वजदान ही बता सकता था। और फिर उसने हर जुमला अज़बर करके अगले दिन पूरी कुव्वत से शाइस्ता के चेहरे पर दे मारा था। उन दोनों के दरमियान बर्फ़ जैसा सफ़र मौजूद था, यख, बेजान और हर किस्म के रहम से खाली। उसकी सुर्ख आंखों से कहीं आंसू टूटकर कदमों में सजदा रेज़ हो गए थे। फिर वो उबलती हिचकियों को मुंह पर हाथ रखकर काबू करती दोबारा लाइब्रेरी के अंदर भागी थी। हरम आहिस्तगी से कदम उठाता उसके पीछे चला आया। वो अब कँपाते हाथों के साथ जल्दी जल्दी अपना पर्स उठा रही थी। उसका सारा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। हरम लाइब्रेरी के दरवाजे ही में चंद पल ठहरा रहा था, फिर आगे बढ़ाया। नाज़नीन, नाम मत लो अपनी ज़बान से मेरा। वो पलट कर घर आई थी। इंगश्ते शहादत जो हरम की जानिब तान रखी थी वो भी कपकपाहट का शिकार थी। आंखें ज़ख्मी पड़ रही थी और चेहरा हद तक के एहसास से सुर्ख हुआ जा रहा था। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? घटियापन की इंतहा तक गिरना तुम्हें ज़ेब नहीं देता था हरम। तुमने अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार और अपना एज़ाज़ मेरी निगाहों में खो दिया है। वो उसके तैश के बायस लर्ज़ते लब और सुर्ख आंखें चंद पल खामोशी से देखे गया था। ये आपके साथ हुए जुल्म का बदला था नाज़नीन, और बदले लौटाए जाते हैं। क्या मैंने तुमसे बदला लेने के लिए कहा था? मेरी इजाज़त के बगैर तुम होते कौन हो मेरे लिए बदले लेने वाले? वो उस पर चिल्लाई थी। बात आपकी इजाज़त से कहीं आगे निकल चुकी है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन सब से मुख्तलिफ हो? तुम भी उन्हीं जैसे हो, बदले लौटाने वाले, जुल्म करने वाले से कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ करते। मैंने कभी दावा नहीं किया था कि मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। उसकी धीमी सी सरगोशी पर नाज़नीन की आंखों में अफसोसनाक थकन सी उतरी थी। उसका हलक दुखने लगा था। आंखों के सामने हर गुजरते पल के साथ धुंध गहरी होती जा रही थी। मैंने तुम्हें इन सब से मुख्तलिफ समझा था। मैंने तुम्हें इन सब से अलग समझा था। मैंने तुम्हें इंसान समझा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। तुम सब एक जैसे हो। तुम, शाइस्ता ताई, शुजात ताया और अहमद, तुम सब एक दूसरे से हरगिज़ भी मुख्तलिफ नहीं। मुझे अपने फ़ैसले और अपने इंतखाब पर अफसोस हो रहा है। तुम कभी रहमदिल थे ही नहीं। तुम ताक में रहकर निशाना लेने वाले शिकारी थे। उसकी आवाज़ तैश से बुलंद हुई थी। फिर वो तेज़ी से पलटी, बाबा की डायरीज़ और अपना पर्स कंधे पर डालती उसकी जानिब मुड़ी। उसकी आंखें अब के खुश्क महसूस हो रही थी, खाली और ज़ख्मी। आइंदा मुझसे किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश हरगिज़ भी मत करना, क्योंकि नाज़नीन अंसारी को गिरे हुए और घटिया लोगों से राब्ते में रहने का कोई शौक़ नहीं। सुना तुमने? उसी तेज़ी के साथ वो उसे परे धकेलती साथ से गुजरने ही लगी थी कि उसने बेसाख्ता उसे कोनी से थामकर अपनी जानिब घुमाया। अभी नाज़नीन की निगाहों में नासमझी उतरी ही थी कि वो उसे अपने साथ लिए कदरे कोने में बने एक शेल्फ के पीछे हो गया था। उसने शाइस्ता के लाइब्रेरी की जानिब बढ़ते कदमों की चाप महसूस की थी, और वो ये नहीं चाहता था कि शाइस्ता नाज़नीन को यहाँ देखे।
नाज़नीन ने उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया, गोया खामोश रहने की तलकीन की हो। फिर अपने लबों पर इंगश्ते शहादत रखकर उसे वाक़तन खामोश रहने का इशारा किया तो नाज़नीन की आंखें पहली दफ़ा मोहतात महसूस होने लगी। उसके आंसू खुश्क हो गए थे और अब हलक किसी अनदेखी सी गिराह के ज़ेरे असर बंद होने लगा था। हरम उसी पहर उसे छोड़कर शेल्फ की ओर से निकल आया था। शाइस्ता उसे देखकर अपनी जगह ही जम सी गई थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया हरम? क्या तुम नाज़नीन का बदला ले रहे हो मुझसे? उस 2 टके की लड़की का बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी अबिहा की तजलील करते हुए ज़रा रहम नहीं आया? वो उस पर तैश से धाड़ी थी, लेकिन हरम बहुत आराम से टेबल के साथ लगी कुर्सी खींच बैठा था। रहम सिर्फ उन पर किया जाता है जो रहम करना जानते हो, और नहीं, मैं नाज़नीन का बदला नहीं ले रहा। मेरा नाज़नीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बदला तो किसी और तनाजुर में लिया गया है। उसने मबहम सी बात करके शाइस्ता का सुर्ख बबूका चेहरा बहुत सुकून से देखा था। उसका बस न चलता था, हरम को शूट ही कर देती। कहना क्या चाहते हो? कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो चुका इसका कर्ज मुझ पर बाकी था और मैं कर्ज खुद पर नहीं रखा करता। वेल, ये नाज़नीन का क्या सीन है? क्या आप भी उनके लिए रिश्ता लेकर गई थी? अगर ऐसा ही है तो इतनी हैरत, इतना शौक़ और सदमा किस लिए? जब आप दूसरों के साथ करें तो वो जस्टिफाइड, लेकिन जब वहीं आपके साथ दूसरे करें तो वो काबिल मज़म्मत। बात कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। कान की लो खुजाकर किया अंदाज से कहा था उसने। शाइस्ता की रग रग में गोया किसी ने कड़वा स्याल अंडेल दिया था। उसकी कनपट्टी से माथे को जाती रग शदीद तैश के बायस फड़क रही थी। मुठ्ठियाँ भिंचे चढ़े सांस और मुतग़य्यर रंगत के साथ वो ठंडे और कंपोज मिजाज रखने वाली शाइस्ता से कदरें मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। बेचारी, क्या हाल कर दिया था हरम ने उसका। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो लड़के, उसने दांत पीसकर चबाते हुए कहा तो हरम ने समझकर सर इस्बात में हिलाया, फिर मुस्कुराया। नाज़नीन शेल्फ के साथ पुश्त किए सांस रोके खड़ी थी। इस ठंड में भी उसकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। रियली? लेकिन जानती तो आप अभी मुझे भी नहीं है मामी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान भी गई हूँ और पहचान भी गई हूँ। अच्छा, उसने कुर्सी पर बैठे बैठे ही महजूज सा पहलू बदला था। कैसे? यही कि तुम एक घटिया मर्द हो। वो उसके जवाब पर हंस पड़ा था, फिर चेहरा उठाकर शाइस्ता की मुतग़य्यर रंगत को देखा। मेकअप का मुलम्मा बनी उसकी बूढ़ी साख को छुपाने में नाकाम हो रहा था। बस ये जानती हैं आप मेरे बारे में? सॉरी, लेकिन आप बहुत कम जानती हैं। आपको कोई कदम उठाने के लिए इससे ज़्यादा मालूमात की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम इंतज़ार करो, देखना मैं तुम्हारे साथ और उस नाज़नीन के साथ करती क्या हूँ। जो भी करिए सोच समझ कर कीजिएगा। आज का सबक आपके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी था। वैसे भी तुम मुझे धमका रहे हो? उसने आराम से सर नफ़ी में हिलाया था। मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ मामी, अगर आप अबिहा के पीछे किसी शुजा का साया नहीं देखना चाहती तो इसके अलावा मैं आपको कोई तनबीह नहीं करूँगा। उसकी बात पर लाइब्रेरी में मौजूद दोनों औरतों के वजूद बर्फ़ का सफ़ेद ढेर बन गए थे। नाज़नीन ने शेल्फ थाम लिया था। हरम से इस कदर बेरहमी और काट की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। उसकी टांगें एक बार फिर से कपकपाहट का शिकार होने लगी थी और दरवाजे से सरा आगे एस्तादा शाइस्ता को अपने वजूद का हर रोंगटा खड़ा होता महसूस हुआ था। उसने कुछ कहना चाहा तो आवाज़ कहीं हलक ही में फंस कर रह गई। तुम कैसे शुजाक हो? मैंने कहा ना कि आप मुझे अभी नहीं जानती, इसीलिए आइंदा कोई भी बेवकूफ़ी अपने सर लेने से कबल मेरी इस आखिरी वार्निंग को याद रखिएगा मामी। उसका मुस्कुराता चेहरा सपाट हो गया था। आंखें पत्थरों की मानित सख्त और संजीदा महसूस हो रही थी। शाइस्ता अगरे ही पर लर्जता वजूद लिए पड़ गई थी। वो कुर्सी पर पीछे हो बैठा था, फिर आहिस्ता से उठकर नाज़नीन की जानिब चला आया। वो बेयकीनी से उसे ही देख रही थी। तुम ये सब क्यों? आप ही कहती हैं ना कि मैं गलती के बाद अच्छे बच्चों की तरह अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए बहुत से रास्ते इख्तियार करता हूँ, तो बस यह भी इन्हीं रास्तों में से एक है। लेकिन नाज़नीन ने मेकानिकी से अंदाज में सर हिलाया था। वो उसकी वजाहत पर ज़रा भी मुतमईन नहीं हुई थी। तुमने ये सब तरतीब दिया था हरम, तुमने ये सब तय किया था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तुमने हर शय को अपने मदार पर दुरुस्तगी से जमाया, तुमने अपने तयशुदा अमल के तहत किसी भी मामले को दूसरे के हाथ साथ उलझने नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद मैं तुम्हारी किसी भी वजाहत पर यकीन करूँगी? मुझे तो अब तुम्हारी पिछली वजाहतों पर भी शक होने लगा है। तुमने तो शायद मुझसे कभी सच बोला ही नहीं था। वो उसकी बात पर चंद पल उसे देखता रहा था।
وہ پہلے والے جذباتی رد عمل کے برعکس بہت الجھی اور مزمحل سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید شائستہ کے وجود نے اس کے تیش پر گھڑوں پانی ڈال دیا تھا، شاید وہ اس کے سامنے جانے کی ہمت خود میں ابھی تک مجتمع نہیں کر پائی تھی۔ حرم نے اس کی کسی بھی بات کو رد نہیں کیا۔ رد کرنا آپ کو مزید جھوٹا ثابت کرتا ہے، بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی صفائی میں خاموش ہی رہتا۔ آپ نے نتائج نکال لیے، میں چاہ کر بھی آپ کی ججمنٹ کو نہیں بدل سکتا۔ کندھے اچکا کر وہ پیچھے لگے، شیلف کے ساتھ پشت ٹکا گیا تھا۔ نازنین نے تھک کر گہرا سانس لیا تھا۔ وہ حرم کے ایسے جوابی وار پر گھبرا گئی تھی، وہ ڈر گئی تھی۔ ہاں، وہ اس لڑکے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ خوف زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ تم مجھے غیر آرام دہ کر رہے ہو۔ سوری، وہ اس کے جواب پر افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ جو میں چاہتا ہوں آپ اس پر یقین نہیں کریں گی۔ پھر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے ان لوگوں کا بھی گناہ گار کر رہے ہو جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اس سب میں کوئی ایک بھی بے قصور نہیں تھا نازنین، ہر ایک اپنے دائرے کا ابلیس تھا۔ لائبریری کے کدآور سے شیشے پر یکدم ہی موٹی موٹی بوندیں برسنے لگی تھی۔ وہ دونوں شیلف سے ٹکے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایستادہ تھے۔ نازنین کی سیاہ آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حرم کی بھوری آنکھوں میں برفانی تو دو کی سی ٹھنڈک، ایسی ٹھنڈک جو ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دیتی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو حرم، میری زندگی میں پہلے ہی بہت مسائل ہیں، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، پلیز۔ وہ اسے ایک لمحے میں اتنی تھکن کا شکار محسوس ہوئی تھی کہ حرم کو اس پر بے ساختہ ہی ترس سا آیا۔ کیا قصور کیا تھا اس لڑکی نے؟ وہ چند قدم قریب ہوا تھا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مقابل لایا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کرنے لگی ہیں۔ مجھے تم خوف زدہ کر رہے ہو۔ میں آپ کو کبھی خوف زدہ نہیں کر رہا تھا نازنین، میں تو ہمیشہ آپ کو بچا رہا تھا۔ مجھے مزید کوئی بات نہیں سننی، مجھے جانا ہے۔ مجھے یہاں کچھ دیر اور ٹھہری تو شاید سانس نہیں لے پاؤں گی۔ مجھ تک دوبارہ کبھی بھی رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا حرم۔ لڑکیوں کو درمیانی راستوں میں نہیں روکا کرتے، نہیں تو پھر۔ اور وہ جو اسے دیکھ رہا تھا اپنی جگہ جم سا گیا۔ منظر بدلا، دن بدلا، وقت بدلا۔ وہ کہیں سال پیچھے چلا گیا، تب جب وہ دروازے کے اس پار کھڑا شہباز سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے لڑکیوں کو درمیانے راستوں میں روکنے سے منع کر رہی تھی۔ ہاں، وہ ٹھیک یہی کہہ رہی تھی، نہیں تو پھر ہم سے راستہ کھو جاتا ہے اور ہم کہیں کی نہیں رہتی۔ اس نے آہستہ سے اپنا جملہ مکمل کیا اور کندھے پر ٹنگا بیگ درست کرتی باہر نکل آئی۔ شیشے پر بوندیں اب تک تڑا تڑ برس رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ جمع رہ گیا، پھر اپنے فون کی گھنٹی پر میکانکی سے انداز میں فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب سارنگ ہی انتہائی گھبرائی سی آواز ابھری تھی، کیونکہ اس تنظیم کے ایک اور کارندے کی لاش دن کی روشنی میں اس کے فارم ہاؤس سے برآمد کر لی گئی تھی۔ اور یہ تھی اس کی آج کی دوسری ایپیسوڈ، جو ایک دن میں نے 2 آپ لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔